स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 10 की मिसलिनियस एक्सरसाइज विद प्रश्नावली को लेकर आए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है उनको सॉल्व किया जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक्स वाई तल में एक्स अक्ष को धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। वामावर्त मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन हमें देखना है और एक एंगल इन्होंने दे दिया है जिससे बना हो। तो हम एक फिगर बनाएंगे। ये फिगर हमको शो करेगा केवल एक्स और वाई जो है तल पर हमको देखना है। एक्स मतलब आई हो जाएगा और वाई यानी जे कैप हो जाएगा, और ये 30 डिग्री पर होगा। ये जेड एक्सिस ऐसे चला जाएगा इस तरीके से। तो हमको ये जो बीच में तल है इसी का जो मात्रक सदिश को यानी आई कैप प्लस जे कैप 0 के कैप, यानी एक्स और वाई तल की बात हो रही, इसलिए केवल एक्स और आई और जे रहेगा, के जो है जेड जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये 30 डिग्री से बनाता है, तो ये हम ले लेंगे अल्फा, यानी अल्फा इज इक्वल 30 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री पे एक्स वाई तल 90 डिग्री में होता है, तो 90 माइनस 30 यानी बीटा इज इक्वल 60 डिग्री। और ये क्वाड्रेटिक है, रेशियो है, कोसाइन रेशियो में है, इसलिए ये एल और एम और एन पे चलेंगे। तो हम इसे लेट कर लेंगे कि एल इज इक्वल कॉस अल्फा और एल इज इक्वल कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। उसके बाद एम ले लेंगे, तो एम इज इक्वल कॉस बीटा, बीटा यानी 60 डिग्री, तो एम इज इक्वल कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2। जबकि इकाई सदिश होने पर, जब इकाई सदिश होते हैं तो उनमें एक रिलेशन बन जाता है, यानी जेड इज इक्वल आई कॉस अल्फा प्लस जे कॉस बीटा प्लस के कॉस गामा। तो आई की वैल्यू आई लिख देंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू √3/2 लिख दी जाएगी, और जे की वैल्यू कॉस बीटा 1/2 लिख देंगे। और ये हमारा जो है के, यहाँ पे केवल एक्स और वाई अक्ष की बात हो रही है, तो के जो हमारा होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए जो होगा ये 0 रहेगा। तो हमारा √3/2 आई कैप 1/2 जे कैप, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहे हैं बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली सदिश को अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसके मिलाने वाली यानी P और Q को जो हम मिलाएंगे, तो इसको पहले हम लेट कर लेंगे कि वेक्टर P इज इक्वल x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, और Q हो जाएगा x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। जब हम किसी दो पॉइंट को हम मिलाते, जैसे ये P और Q हो गया, अगर हम इसको मिलाएंगे तो इसके स्थिति सदिश हो जाएंगे, यानी हमारा वेक्टर PQ बराबर हो जाएगा Q की स्थिति सदिश माइनस P की स्थिति सदिश, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसी तरह लिख देंगे PQ में से OQ माइनस OP, यानी OQ के सदिश जो है Q में से P में से माइनस कर दिए जाएंगे, Q में से P के स्थिति सदिश को जो है हम माइनस कर देंगे। तो ब्रैकेट में रख कर फिर उनको ओपन कर देंगे, और I को I के साथ पटअप करेंगे, J को J के साथ पटअप करेंगे, और K कैप को K कैप के साथ। फिर यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे, तो x2 माइनस x1, यहाँ पे J कॉमन ले लेंगे, y2 माइनस y1, यहाँ पे K कैप कॉमन लेंगे, z2 माइनस z1 हो जाएंगे। तो जो I, J और K के साथ जो हमारे एलिमेंट्स दिए हुए, यानी I के साथ इतना दिया हुआ ये I का घटक, और J के साथ इतना दिया तो ये J का घटक, और K के साथ इतना दिया तो ये K का घटक। तो यही हमारे घटक हो जाएंगे x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 z2 कामा z1। अब हम इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जो है हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो है अप्लाई करना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमको बताता है क्या, ये परिमाण है। तो मैग्नीट्यूड PQ इज इक्वल √x2 माइनस होल स्क्वायर y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी जो इसके घटक होंगे वही उसके एलिमेंट हो जाएंगे, उसको काम करेंगे या आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इतने पे इसको रोक दिया जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वो उत्तर में 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हम डायग्राम एक बनाएंगे,
डायग्राम हमको बताएगा किस तरीके से जो है हम इसको चलेंगे। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। यहाँ पे ये लड़की खड़ी हो जाएगी और इसको हम ए लेट कर लेंगे। तो पहले ये ए से 4 किलोमीटर चलेगी बी तक। उसके बाद यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री पर जो है पश्चिम उत्तर की ओर चलती है। तो यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे और यहाँ से 30 डिग्री ये निकालेंगे। तो 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, इतना 30 डिग्री, तो रिमाइंडर अंदर का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये इतने 3 किलोमीटर यहाँ तक जाएगी। अब हमारा इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और एंडिंग पॉइंट ये हो गया, यानी हमको ये डिस्टेंस जो है चाहिए, यानी AC चाहिए। अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लें, ट्रायंगल को अगर बाहर निकाला जाए, ये जैसे हमने ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो पहले A से B जाती है और उसके बाद B से ये C जाती है और हमको बताना है A से C, यानी A से C। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करता है। ट्रायंगल हमको ये बताता है कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल वेक्टर AC। ये चीज़ हुआ, यानी हमें AB की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, BC की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वो AC के इक्वल आ जाएगी। तो वही हमारी जो है डिस्टेंस। तो AB के डिस्टेंस के लिए यहाँ पे A जो है ये सेंटर पे ओरिजिन पॉइंट पे है, तो ये तो 0,0 हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक आया है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक ये इतना 4 है, और ध्यान देंगे कि आप ये एक्स के लेफ्ट साइड में ये माइनस होता है, तो यहाँ का जो पॉइंट हो जाएगा वो -4,0 हो जाएगा, क्योंकि 4 किलोमीटर ये यहाँ से यहाँ तक आई है। उसके बाद ये 3 किलोमीटर यहाँ पे अप गई है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करेंगे BC। तो BC में हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ से इस पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमें पता है ये 60 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट हमको पता हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हम AB फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें C की कोऑर्डिनेट पता है। जब तक C के कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते हम BC नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा, चलेगा यहीं से ओरिजिन पॉइंट से ये यहाँ तक आएगा और फिर ऊपर चढ़ जाएगा। यानी हमको ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, इतनी डिस्टेंस चाहिए। तो इतने के लिए ये तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 4 है, लेकिन जब तक ये नहीं पता चलेगा तो ये कितना। तो यहाँ पे हम जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूले का यूज करेंगे त्रिकोणमिति का। तो हम सबसे पहले ये C हो जाएगा, इसको D लेट कर लिया जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 पहले चलेंगे, cos 60 इज इक्वल BD अपॉन CD, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी cos 60 इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, BD ही रहेगा और ये AC BC 3 किलोमीटर है ही है, ये तो 3 हो जाएगा। क्रॉस करेंगे तो BD हमारा आ जाएगा 3/2 किलोमीटर, ये हमारा 3/2 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये जब BD हमारा 3/2 किलोमीटर आ गया, तो अब हम ये डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल, ये पूरी 4 है, तो 4 में से जो है AB में से BD माइनस कर देंगे, या 4 में से 3/2 माइनस करेंगे तो 2 4 8 और 8 में से 3 के 5.2। अब हमें ये पता चल गया कि AD हमारा कितना है 5.2। तो ये क्लियर हो गया कि AD जो है यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये 5.2 है, लेकिन ये एक्सिस की लेफ्ट साइड में, इसलिए ये माइनस में रहेगा। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट हमको मिल गया कि -5.2 कॉमा, अब ये ऊपर चढ़ेगा यानी ये चाहिए। तो फिर हम यहीं पे फिर जो है अब साइन के फार्मूले का यूज करेंगे। साइन इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे पुनः जो है साइन 60 डिग्री का यूज करेंगे, साइन 60 CD/B साइन 3/2 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। CD BC हमारा 3 गिवन है और BC 3 है, एंड की वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई 2CD, CD हमारा आ जाएगा। तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये आया हमारा CD मतलब हम उसी डायग्राम में फिर जाते हैं तो हम पता करते हैं कि ये इतनी डिस्टेंस जो है ये हमारी हो गई 3/3/2, यानी ये इसकी डिस्टेंस होगी। तो इसका हमारा जो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, यानी 3/3/2, यानी हमारे जो है CD जो हमारा बन के निकलेगा
सी डी हो जाएगा 300। अब सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5/2 √3/2, ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। अब ए बी हम निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल ओ बी माइनस ओ ए, तो ए बी इज इक्वल ओ बी में से ओ ए के कोऑर्डिनेट जो है हम माइनस कर देंगे। ओ बी के जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे उसको उसमें से माइनस करते चले जाएंगे, तो ए बी इज इक्वल हो जाएगा ओ बी। अब जैसे ओ बी आपको फाइंड आउट करना है, तो ए बी ओ बी माइनस ओ ए, तो उसमें से दोनों को कोऑर्डिनेट डबल है, इसलिए आई में से आई वाला जो टेबला माइनस हो जाएगा। ए बी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी ओ सी माइनस ओ बी, यानी ओ सी में जो है ओ सी में से ओ बी के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो ओ सी में से आई वाले आई में और जे वाले जे में माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो है बी सी हमारा रेडी हो जाएगा। अब त्रिभुज का रूल हमारा ये बताता है, त्रिभुज रूल ये बताता है कि ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी टी इज इक्वल ए सी, यानी वेक्टर ए सी इज इक्वल वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो ए सी ए बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे और बी सी की पुटअप वैल्यू कर देंगे, तो ए सी हमारा निकल कर इतना आ जाएगा। यही हमारी उसकी ए से प्रारंभिक बिंदु से ए सी की दूरी हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे यदि वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तब क्या यह सत्य है कि वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर बी प्लस मॉडुलस वेक्टर सी? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। यानी हमको ये बताना है कि अगर वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर बी प्लस सी के इक्वल है, तो क्या मॉडुलस में भी दोनों इक्वल होंगे? तो अब इसको हम लेट कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि वेक्टर ए इज इक्वल 3i प्लस 6j प्लस 5k, बी बराबर आई के प्लस 2j प्लस 3k के, और सी 2i प्लस 4j। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, तो वेक्टर ए प्लस बी हम इसको ऐड कर रख देंगे, तो ये वेक्टर a जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लेट करेंगे कि इसका a का जो इक्वल होगा वो बी सी के ऐड के इक्वल आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन और वहीं पे हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, तो मॉडुलस से मैंने 3 3 9 6 36 70, फिर बी का मॉडुलस निकालेंगे, फिर सी का मॉडुलस निकालेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का जो सम है वो उसके इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः सत्य नहीं है, परंतु अगर इन्हें त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में ले तो सत्य हो सकता है। यानी अगर हम त्रिभुज की भुजाओं के रूप में जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के रूप में अगर हम इनको लें वेक्टर के रूप में, तो हमको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर सी के इक्वल हो जाता है। तो ये त्रिभुज की भुजाओं के रूप में तो सत्य हो सकता है, लेकिन मॉडुलस के रूप में सत्य नहीं हो सकता। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x इज इक्वल इतना एक मात्रक सदिश है। तो हम लेट कर लेते हैं, x से अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो xi के प्लस xj के प्लस xk के, तो a की मात्रक सदिश होने पर अगर ये मात्रक सदिश तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। और मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो x का स्क्वायर प्लस y का x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो भी इसके सभी कोफिशिएंट सेम है। फिर रूट को उधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर 3x 3 भेजेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर भेजेंगे प्लस माइनस 1/1 का 1 आ जाएगा, 3 का निकलेगा नहीं तो ये अपन √3 हो जाएगा। यही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी और आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहते सदिशों ए इतना तथा बी इतने के परिमाण एक काम समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो हम इसका परिमाण चाहिए। परिमाण का मतलब होता है कि a प्लस बी, परिमाण का मतलब हुआ a प्लस बी। तो सबसे पहले हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर बी जो होगा, तो a में जो है हम b के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे, तो i में 2i प्लस 3 में से 2 गया, j k में से k गया तो 0 k का है। तो हम इसको अब यहाँ पे a लेट कर लेंगे। मान लें कि बार बार इसको प्लस बी नहीं लिखेंगे, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, तो वेक्टर a इज इक्वल 3i प्लस j। अब इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल a कैप इज इक्वल a वेक्टर a अपॉन मॉडुलस वेक्टर है, तो a का इतना रख देंगे और नीचे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 3 3 0 9 1 और 0 9 और 1 10 इतना हो जाएगा। लेकिन हमको जो है इसका परिणाम 5 मात्रक होना चाहिए, इसका परिणाम जो है
कितना होना चाहिए, 5 मात्रक होना चाहिए। तो 5 मात्रक जो है इसका बनाने के लिए हम इसको 5 से